नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सुबह हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है हमें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हिम्मत रखना है, वो सिखाता है हमें। कभी कभी हिम्मत तोड़ देते हैं। ऐसा कभी सोचा है आपने कि जो आप करना चाहते हैं आप बस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दूसरे क्या सोचेंगे, बस आप इसी इसी दुर्गुण में रह जाते हैं। अक्सर सोचिए कि अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो आप खुद के बारे में कब सोचेंगे। कभी गौर कीजिएगा इस बात पे। हर सुबह आपके लिए एक चुनौती भरा होता है और चुनौती आपको हमेशा सिखाता है कि आपको कभी डरना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ के रहना है। और दिन हो, रात हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हमारे पास एक बहाना होता है कि यार बारिश है, नहीं निकलते हैं, बहुत धूप है, नहीं निकलते हैं। लेकिन एक एक पूरा समुदाय आपके लिए खड़ा है। एक वर्दी आपके लिए हमेशा खड़ा है जो कि देखता है कि ना धूप है, ना बरसात है, कुछ भी है, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप सुरक्षित कैसे हैं? कभी आपने ये सोचा है कि जब आप निश्चिंत से सो रहे होते हैं, आप निश्चिंत से कहीं जा रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें आखिर मैनेज कैसे हो रही हैं? आखिर इसके पीछे कितना दिमाग लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी? क्या वो अपने लिए वक्त निकाल पाते होंगे? क्या दिवाली, दशहरा, छठ, इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं, इतना हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या वो अपने लिए ऐसा वक्त निकाल पाते हैं कि वो भी सेलिब्रेट कर पा रहे हों? वो अपनी खुशियों का वक्त आपकी सुरक्षा में देते हैं। तो आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज के प्रति, उनके प्रति, वर्दी के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? कहते हैं कि देश की सेवा आप वर्दी पहन के तो करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका सहयोग करें ताकि उनका काम आसान हो। आज मेरी बातों से आपको लग ही गया होगा कि हम आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे और किन से आपको रूबरू करवाएंगे। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद है और जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो आपके मन में एक भंवर, एक विचार है, उसको आज हम लोग कहते हैं कि जो कल्पनाएं आप सोचते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा, तो उसको लेके आज हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एसपी ट्रैफिक PK झा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज सर हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जो मुश्किलें हैं उनके बारे में, आपने जो स्टडी की उनके बारे में। तो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, अपनी स्टडी के बारे में बताएं। क्या माहौल रहा, कहाँ पे आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई? जी मैम, मेरा जन्म सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर से हुई। वहाँ से मैंने 12th तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अच्छा, तो फिर वर्दी के क्षेत्र में आना कैसे हुआ? मैम 2010 में जब मैं MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में था, तब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। अच्छा। मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में एज मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन किया। जब मैंने 4 साढ़े 4 साल वहाँ निकाले तो मुझे लगा कि मुझे देश के प्रति इससे भी बेहतर कुछ करना है, मैं समाज को अपना ज़्यादा आउटपुट दे सकता हूँ। तब मैंने UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोचा। UPSC काफ़ी कठिन परीक्षा है और अक्सर युवाओं का एक सपना भी होता है कि वो UPSC क्रैक करे, BPSC क्रैक करे। क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो कि हमारे युवा दर्शक सुन रहे हैं और जो अभी तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मेरा सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि मैं एक वेल सेटल्ड नौकरी छोड़ करके आया था। मेरे पास और भी बहुत कुछ था, मेरे पास जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरा प्रमोशन होने वाला था। वो छोड़ करके UPSC की तैयारी करने आना। दूसरा, मैं लगभग 4.5 साल पढ़ाई से दूर था, तो वापस पढ़ाई से कनेक्टिविटी बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा। पर्सनली मेरे लिए टफ था कि मैं फिर से अपने उस स्टडी के फ्लो में आऊँ और वापस अपनी तैयारी शुरू कर सकूँ। क्या बात है। अक्सर हम देखते हैं कि जब आप जॉब में चले जाते हैं, आपको एक सैलरी, आप सैलरीड होते हैं, आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं या फिर अब बिताते हैं, उसके बाद इतने टफ़ एग्ज़ाम में फिर से पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल का काम है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस चीज़ की? मैम UPSC के लिए आप किसी और से प्रेरणा नहीं ले सकती क्योंकि हर साल 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरा मानना है कि सबके प्रेरणा स्रोत वो खुद होते हैं। हर किसी का आंसर राइटिंग तरीका डिफरेंट होता है। कोई किसी को कॉपी करके UPSC क्लियर नहीं कर सकता। ये बात भी है कि जब आप इस क्षेत्र में जाते हैं, UPSC के क्षेत्र में जाते हैं, तो कितने सालों की तैयारी थी फिर आपने जो जॉब किया, और जब आप इसमें आप चयनित हुए तो उस मोमेंट के बारे में हमें बताएं।
मैम अच्छी तैयारी हो तो पहले साल में भी सिलेक्शन होते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। चूँकि मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, परंतु इस बीच में मेरा मध्य प्रदेश पीसीएस में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गुहारा जिला छतरपुर में चयन हुआ। वहाँ मैंने लगभग 1 साल काम किया। इसके बाद मेरा राजस्थानी प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। वहाँ मेरी रैंक 71वीं थी एवं 8 महीने लगभग मैंने राजस्थान में काम किया। उसके बाद मेरा तीसरा अटेम्प्ट में यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ 2017 एग्ज़ाम में। 17 के बाद फिर आप इस फील्ड में आए। तो बतौर एसपी आप जब हैं, ट्रैफिक एसपी हैं, इसके बारे में बताएं क्या चैलेंजेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन एरिया है, ये एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन को आपको कैटर करना पड़ता है। इस फील्ड में आने के बाद किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी मैम, मेरी ये पहली पोस्टिंग है एज ट्रैफिक एसपी पटना। इस फील्ड में काफ़ी चैलेंजेस हैं। जैसे पटना में हम लोग देख रहे हैं अभी मल्टीपल एजेंसीज़ का वर्क चल रहा है। कई रोड हमने शॉर्ट कर दिया है, कई रोड में हम वन वे करके चला रहे हैं। तो पहला चैलेंज हमारे लिए है कि डेवलपमेंट के काम के साथ साथ ट्रैफिक फ्लो भी स्मूथ रहे। दूसरा हम लोग के लिए चैलेंज होता है कि ट्रैफिक के जो भी नियम कानून है सभी लोग उसका पालन करें। तीसरा हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग एक्सीडेंट्स की संख्या में जितनी कमी हो सके अपने तरह से हर संभव प्रयास करें कि उस संख्या में कमी लाई जा सके। चौथा मेरे लिए चैलेंज होता है अपने मैन पावर को मैनेज रखना, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ही है जो हर वक्त सड़क पे खड़ी रहती है। सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से हम ही लोग प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा धूप में या बरसात में ट्रैफिक पुलिस सिपाही को ही सड़क पर खड़े होना होता है। कई बार बंदोबस्त व्यवस्था में या अन्य ट्रैफिक ड्यूटी में ड्यूटी आवर्स भी लंबे हो जाते हैं। ये जब ड्यूटी आवर्स लंबी हो जाती है, आपने जैसे कहा कि आप धूप में, बरसात में, हर एक कुछ भी हो आप तैनात रहते हैं, तो अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं? मैम, हमारा मेन काम है कि सोसाइटी के लिए भी वर्क करना। इसी बीच में जो भी समय हमें मिलता है हम लोग अपने पर्सनल काम के लिए उसी में से वक्त निकालते हैं। तो हॉबीज़ क्या क्या रही फिर? क्योंकि आप कहते भागते दौड़ती ज़िंदगी में दूसरे को डिसिप्लिन करने में आप अपने खुद के हॉबीज़ तो आपके होंगे, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैम बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे मूवीज़ सीरीज़ देखना काफ़ी पसंद है। जॉब से जाने के बाद जब हम लोग शाम को 9 बजे 10 बजे तक घर जाते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं किसी भी सीरीज़ का एक एपिसोड देख करके सोऊं। इससे पहले जब मैं बीएमपी में बीसैप में था, बिल्कुल हम लोग शाम के समय एक टीम बना करके वहाँ प्रतिदिन खेलते थे। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि इस हॉबी को हम लोग पटना में भी कंटिन्यू करें। क्या बात है। तो कुछ झलकियाँ आपको मिल गई होंगी कि हम लोग बात किस पे कर रहे हैं। आज ट्रैफिक से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और हमारे साथ बहुत ही उम्दा मेहमान मौजूद हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और हमारे साथ हैं पीके झा सर, जो कि ट्रैफिक एसपी हैं आपके शहर पटना के। और हम अब बात करेंगे ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ों की। आपने अभी उनके थोड़ी सी जीवन की झलक देखी कि किस तरीके से जब आप तैयारी करते हैं तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके भी आप यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास कर सकते हैं अपने। लेकिन कहते हैं कि कहीं जब आप पहुंचते हैं तो कहीं से ज़रूरी है निकलना, और उसके लिए आपको थोड़े हौसले की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेल सेटल्ड जॉब, वेल सेटल्ड सैलरी को छोड़ना आम बात नहीं है और ये मुश्किल बहुत है। तो अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऐसा लगता है कि अब छोड़ देते हैं, तो कृपया करके हिम्मत ना हारें। और अभी इसी टॉपिक पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम सर पुनः स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब सर बात करते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ों की। कितना ये मुश्किल है एक शहर को डिसिप्लिन में लाने का, उसके लिए क्या चैलेंजेस है आप लोगों के लिए? मैम, सबसे पहले ज़रूरी है पब्लिक में अवेयरनेस होना कि जो हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं उससे एक्सीडेंट भी कम होगा और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयर हो कि उनको किन किन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। जागरूकता के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही है? जागरूकता के लिए हमारे यहाँ पीए सिस्टम है, जिसपे कंटिन्यू हम लोग सुबह, दोपहर एवं शाम को पीक आवर्स में उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कि कौन कौन से ट्रैफिक नियम है जिनका पालन करना चाहिए। हम लोग इसमें इंडिविजुअली किसी चौराहे को हाईलाइट करके भी बोलते हैं उसमें कि यहाँ पार्किंग सही नहीं लगाई गई है, या इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, रेड लाइट वायलेट किया है। इसके अलावा प्रतिदिन जो हमारा न्यूज़ बुलेटिन निकल रहा है अखबार में, उसमें भी हम लोग लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए प्रतिदिन एक संदेश देते हैं। आप अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आपकी टीम भरपूर कोशिश कर रही है, जनता का कितना सहयोग मिलता है? मैम, काफ़ी हद तक हम लोग को जनता का सपोर्ट मिल रहा है। जैसा कि आप पटना की सड़कों पे निकलेंगे, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग हेलमेट का पालन कर रहे हैं। ड्राइवर भी और साथ में पीछे बैठने वाले भी, दोनों लोग हेलमेट लगा रहे हैं। फ़ोन पे बात करते हुए ड्राइव करने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, एवं लोग जो 4 पहिया वाहन से चल रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अक्सर लोगों को लगता है कि वो जहाँ से गुजर रहे हैं और वहाँ पे अगर पुलिस नहीं है तो उनको कोई नहीं देख रहा होगा। ऐसे लोगों की जो सोच है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम, आजकल पटना में ऑनलाइन चालान की फैसिलिटी हो गई है। पटना में 2000 से ऊपर सर्विलांस कैमरास हैं एवं 30 स्थानों पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हर वक्त ऐसे लोगों पर नज़र रख रहे हैं। आपको भी जानकारी मिला होगा कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं उनके मोबाइल पर वायलेशन का विद एविडेंस मैसेज आ रहा है। और बढ़ते दौर में जो है युवा अपने आप को एक अलग तरीके से समाज में अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि स्पीड ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो बहुत कूल हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि आप स्पीड ड्राइविंग खुद तो कर रहे हैं, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं, साथ साथ आगे वाले की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या प्रावधान है? मैम, मेरा मानना है कि कूल होना रैश ड्राइविंग से नहीं होता। कूल होना है कि बेटर आप सेफ्टी से घर पहुँचे, घर पर आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको कूल बनना है, बिल्कुल आप एक रूल्स का फॉलो करें ताकि आपसे प्रेरणा लेकर के अन्य लोग भी नियमों का पालन करें। कि वो जिगजैग बहुत चलाते हैं कि देख रहे हैं कि रश है, भीड़ है, बहुत पब्लिक है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उसमें से कट के निकल जाए और उनको लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है। तो ये कैसे नॉर्मल है और ऐसे युवाओं को क्या कहना है? मैम, सबसे पहला तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जो लोग जिगजैग करके चलाते हैं, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ऐसे में उनका टाइम बिल्कुल शॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रैश करने में आप 1 किलोमीटर की दूरी डेफिनेटली बढ़ा रहे हैं। अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो बिल्कुल हम लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं रैश ड्राइविंग की, ओवर स्पीड वायलेशंस की एवं हमारे नियम कानून न मानने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा चालान किया जा रहा है। तो जो युवा सुन रहे हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके अभिभावक प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कृपया करके सचेत हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी है आपकी सुरक्षा। आप डर से नहीं, आप दंड से नहीं, आप अपने जान के लिए आप लोगों की जिम्मेदारियां उठाएं, आप अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, क्योंकि एक रश ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं, सामने वाले की भी जान ले सकता है। तो अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों की जब तक एक उम्र ना हो उन्हें गाड़ी हैंडओवर ना करें। हर ज़िद मानना ज़रूरी नहीं है, वक्त आने पे ही जो है चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि अभिभावक हैं सर कि वो ज़िद किया कि आप 10th में पास कर जाओ, 12th में पास कर जाओ, तो वो गाड़ी को हैंडओवर ठीक है मैं दे दूँगा। ऐसे अभिभावकों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहें? मैं बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जब तक लाइसेंस ना हो, पहले लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद प्रॉपर लाइसेंस, जब तक लाइसेंस ना हो अपने बच्चों को वाहन लेकर के सड़क पर ना उतरने दें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा इस पर 25,000 रुपये आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। तो हर एक चीज़ में दंड है, तो दंड बाद में है, पहले आपकी जान प्यारी है। तो आप खुद का सोचें, अपने अभिभावक का भी सोचें और अभिभावक अपने बच्चों का भी सोचें, हर जिद पूरी ना करें। अभी सर नंबर प्लेट की भी बात हम करते हैं। अक्सर रश ड्राइविंग में जैसे हिडन कर दिया नंबर, वो पीछे ढक देते हैं, तो ये चैलेंज को कैसे फेस करते हैं आप लोग? मैम, अभी ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं कि कुछ लोग नंबर प्लेट को हाइड कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोग तो अपनी सेफ्टी के साथ छेड़छाड़ कर ही रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया वो सामने वाले के लिए भी जानलेवा हो सकता है। हम लोगों ने 1 सप्ताह से विशेष अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रति चौराहे पर ऐसे वाहनों पर नज़र रख रहे हैं मैनुअल पुलिसिंग के द्वारा जिन्होंने नंबर प्लेट टैंपरिंग किया है। हाल ही में कल हम लोगों ने शाम के समय मरीन ड्राइव पर PMCH के पास 5 ऐसी बाइक्स को जब्त किया है जो हाई स्पीड बाइक्स है एवं जिनमें नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे मामलों में बिल्कुल आपके ऊपर FIR भी दर्ज की जा सकती है। हाई स्पीड और बाइक आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप नंबर प्लेट अगर आपका ठीक रहता है, कहीं आपकी बाइक चोरी हो गई, किसी ने उठा ली, अगर वो एक्सीडेंट हो गया तो आप फंस सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना वाहन खुद चलाएं और अपने दोस्तों और जो भी आपके मित्रगण हैं उनसे थोड़ा सा बच के आप काम करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। डिजिटल दौर चल रहा है और जब हम डिजिटल दौर की बात करते हैं तो हर एक महत्वपूर्ण चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि कम समय में हम लोगों तक पहुंचाएं। तो डिजिटली कितना प्रभावकारी रहा है ट्रैफिक में? डिजिटली ट्रैफिक ने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया डिजिटल सिस्टम को। जैसे कि हम लोग चालान जो काट रहे थे वो हैंडहेल्ड डिवाइस के साथ काट रहे थे, जिसके अंतर्गत कैमरे का प्रावधान था, जिससे एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग कर रहे थे। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, शिकायतों का दौर कम होता है, लोग शिकायत नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमारे प्रत्येक चौराहे पर जो पदाधिकारी हैं वो लोग कैमरा, बॉडी वियर कैमरा लगा रहे हैं। हम लोगों ने उनको निर्देश दिया है कि जब भी वो किसी को चालान निर्गत करे अपना बॉडी वियर कैमरा
चालू रखें, ताकि ऐसे मामले जिसमें कई बार आरोप लगते हैं वह आरोप को ख़त्म किया जा सके, लोगों के बीच में संदेश जाए कि पुलिस ट्रांसपेरेंट होकर के काम कर रही है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं उसमें फ़ोटो भेजा जा रहा है, जिससे कि हम लोग एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग कर रहे हैं। यदि किसी ने नियम को तोड़ा है तो वो यह नहीं कह सकता कि वो उस स्थान पर मौजूद नहीं था, बिल्कुल उसके चालान में फ़ोटो आ रहा है कि उन्होंने किस रूल का वायलेशन किया है। काफ़ी हद तक हम खास करके डिजिटली अगर जब हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो शायद हम अपराध को भी बहुत कम कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके निजी ज़िंदगी में चलते हैं कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका, एक सुबह से एक रात तक, और शायद आपके लिए एक वक्त निर्धारित नहीं है कि वो आपके लिए हो, कभी भी फ़ोन आ सकते हैं, कभी भी आपको निकलना पड़ सकता है। इसमें आप अपने आप को कैसे काम रखते हैं? मैम, ये हर पुलिस वाला फेस करता है कि उसको लंबे ड्यूटी आवर्स करने होते हैं, साथ ही साथ उसको खुद को भी बैलेंस रखना होता है। मेरे साथ मेरी फैमिली रहती है, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। जब भी मैं घर पर जाता हूँ, दिन भर का तनाव आप अपनी फैमिली के साथ बात करके मिटा सकते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, अभी हम लोग को एक गुड़िया हुई है 1 महीना पहले, तो अब मेरा अधिकांश समय घर पर जाने के बाद उसी के साथ खेलने में निकल रहा है, जिससे कि मैं अपने दिन भर की स्ट्रेस निकाल पाता हूँ। क्या बात है। ज़रूरी है कि जब आप मेंटली स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपने कहा कि आपको क्रिकेट का भी शौक़ है, तो इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में अपने आप को कैसे वक्त निकाल पाते हैं? मैम, 3 महीने पहले तक मैं बीएसएफ भीमनगर सुपौल में कार्यरत था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लगभग 1 साल के दौरान हम लोग वहाँ प्रतिदिन क्रिकेट खेला करते थे बीएसएफ 15 में। पटना में भी अभी तो इन दिनों में ट्रैफिक के काम और कुछ पर्सनल रीजन से बिजी रहा, पर आगे आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि कैसे संडेज़ को हम लोग समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम लोग जो है जब ट्रैफ़िक की बात करते हैं तो बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं कि लोग अवेयर नहीं होते हैं, उनको लगता है कि कौन से कलर की वर्दी जो है वो हमारे लिए है। तो ऐसे में जो है वो चेकिंग जो करते हैं तो वो किस यूनिफॉर्म के ड्रेस में होते हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल जनता जो नहीं है अवेयर इस चीज़ से, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? मैम, ट्रैफिक पुलिस में सिपाही वाइट कलर की शर्ट पहन रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक में हम लोग यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्मिटी लाएं, ताकि हमारे पदाधिकारी भी सेम कलर की ड्रेस पहने। जैसा कि आपने चालान के बारे में बताया, मोटर व्हीकल एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के रैंक का कोई पदाधिकारी चालान निर्गत कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके अक्सर देखा गया है कि लोग थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। जागरूकता के लिए आपने कहा कि आपने बहुत सारे अभियान, तो अभी कौन-कौन से अभियान ऐसे हैं जो कि प्रमुख तौर पे देखे जाते हैं? क्या युवाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है जागरूकता के लिए? हम लोग एनसीसी के माध्यम से कम्युनिटी पुलिसिंग से युवाओं को इस अपने अभियान में शामिल कर रहे हैं। अच्छा। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। इस सप्ताह से हम लोग रेड लाइट वायलेशन पर कार्य करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने 19 तारीख से प्रतिदिन प्रचार प्रसार करना शुरू किया। हर चौराहे पर जहां हमने जेब्रा क्रॉसिंग एवं रेड लाइन बनाया हुआ है, वहां यदि कोई रेड लाइट होने के बाद स्टॉप लाइन या जेब्रा क्रॉसिंग पर चढ़ रहा है तो हमारे पदाधिकारी उनको अभी अवेयर करवा रहे हैं, ताकि कार्रवाई करने से पहले हम लोग जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कहाँ रुकना है। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल पार करने वालों के लिए है, रेड लाइट होने के बाद पैदल पार करने वाले लोग आराम से उससे सड़क क्रॉस कर सकते हैं। ओके। तो जो भी जनता हमें सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, वो कोशिश करें कि जिम्मेदारियां आपको भी उठानी है। जिम्मेदारियों से एक सवाल है कि जब हम नॉर्मल पब्लिक की बात करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सड़क की बात है, सड़क तक रहे। चाहे आज आप देखें कि डिजिटल दौर में इंसान लोगों की मदद से पहले अपनी मोबाइल निकालता है, और ये चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है कि आप लाइक्स व्यूज़ के चक्कर में तो आप फंस जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक इंसान जो आपके सामने ज़ख्मी पड़ा हुआ है या फिर उसे कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे में लोगों की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उनको क्या पहला कदम उठाना चाहिए और किस तरीके से उनको वो सिचुएशन हैंडल करना चाहिए? एक अच्छे नागरिक होने के नाते मानवता भी यह कहती है कि यदि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें, डायल 112 पर संपर्क करें, या जहां पटना में पीए सिस्टम लगा है, पीए सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचित कर सकते हैं। एम्बुलेंस या हॉस्पिटल का नंबर आपके पास हो, बिल्कुल आप उसको
कॉल करके वहाँ बुलवा सकते हैं, क्योंकि एक जान बचाना आपके लाइफ व्यूज से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि गुड समारिटन गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे नागरिक जो किसी को एक्सीडेंट के समय अस्पताल पहुँचाते हैं, फर्स्ट एड दिलवाते हैं और उसको आगे की चिकित्सा की व्यवस्था करवाते हैं, उन नागरिकों को समय समय पर सम्मान दिया जाता है। पहले इस सम्मान की राशि 5,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ा करके सम्मान की राशि 10,000 रुपये कर दिया गया है। बहुत ही ये सर बहुत अच्छी जानकारी है कि जब हम सड़क पे चलते हैं और लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि इंसानियत अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आते रहते हैं। तो हम जनता को भी बताना चाहेंगे अगर कि आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए। जब आप सड़क पे चलते हैं तो आसपास जो भी घटनाएं होती हैं और आप अगर देख के नज़रबंद हो जाते हैं, आप नज़र अपनी झुका के आप निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस दुर्घटना के भागीदारी होते हैं। जिसने एक्सीडेंट करवाया किया वो तो है ही, आप भी उसके ज़िम्मेदार होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागी बनते हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए। जहाँ कहीं पे भी अगर आप एक्सीडेंट्स देखते हैं तो आप वहाँ पे या तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके, जैसा कि अभी सर ने बताया है कि आपको जो है एक इनाम भी दिया जाता है। वो इनाम इसलिए भी ताकि लोग जागरूक हों, लोग सजग हों, लोग की संवेदना बनी रहे। जो असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है इस डिजिटल दुनिया में, लोग पानी के ग्लास के बदले पहले मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाना ज़्यादा सही समझते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आप को जो है पुलिस इनाम भी देती है। तो उस इनाम की भी खातिर और अपनी ईमानदारी और इंसानियत के भी खातिर ये कदम उठाएं। और अभी सर हम बात करेंगे जो आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की, 2000 से ज़्यादा है, उसमें जो चालान का है तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम्स आपने लगाए हैं, क्या कैसे उस पर नज़र रखा जाता है? मैम, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके माध्यम से हम लोग सभी लोकेशंस को देख सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। यदि आपने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड लाइट आपने क्रॉस किया है या आप रॉन्ग साइड गलत लेन में गाड़ी चला रहे हैं, तो बिल्कुल आपका नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके एक चालान जनरेट किया जाएगा। आप इस दौर में हैं जिस दौर में दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है। आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, जागरूकता ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और जो आपके लिए खड़े हैं उनको आपके लिए खड़े रहने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी बातें करेंगे, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान मौजूद है PK झा सर, जो कि SP हैं ट्रैफिक के। और अभी हम लोगों ने बात की, बहुत सारी बातें की, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से नियम का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो आप अब किसी से बच नहीं सकते हैं। ये लहरिया कट वाले जो बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि वो काफ़ी कूल बन रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मूर्खता के उस कगार पर हैं जहाँ के आगे कोई सीमा रेखा नहीं है। जब आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वो तो आप डालते हैं, साथ ही साथ आप आगे वाले की भी जान जोखिम में डालते हैं। आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं, आप वहाँ बैठे जो आपको अनुशासित कर रहे हैं आप उनको चैलेंज करते हैं। तो ऐसा ना करें। आप रोड पे जब चलते हैं तो आप खुद की ज़िम्मेदारी के साथ साथ, हम पुनः कह रहे हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी दूसरों की भी है। सर, पुनः आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम जब जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो नॉर्मल जनता जो है, जो जिनको लगता है कि उनको कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा पालन करने की ज़रूरत है, हमेशा ऐसे कुछ नियम हों जो हर एक नागरिक पालन करे, हर एक नागरिक अनुशासित रहे, वो कौन कौन से नियम हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बाइक पर जब भी बैठे या बाइक पे पीछे आपके कोई बैठा हुआ हो, दोनों सवारी हेलमेट पहने। 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठ करके बाइक न चलाएं। इसके अलावा जब आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ड्राइविंग करते वक्त आपका पूरा फोकस सड़क पर रहे, सड़क पर क्या हो रहा है, कौन सा वाहन किस दिशा से आ रहा है, उस पर ध्यान रखने के लिए मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से गाड़ी चलाएं। जहाँ भी रेड लाइट हो वहाँ रेड लाइट का पालन करें, रेड लाइट क्रॉस ना करें। गलत लेन में कभी गाड़ी न चलाइए, आपके या सामने वाले के लिए तो जानलेवा हो ही सकता है, साथ ही साथ आपको जाम में भी फंसा सकता है। इसके अलावा गाड़ी का अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा करके रखें। हर किसी ऑटो वाले से मैं कहना चाहूँगा, जितना आप लोगों को परमिशन मिला हुआ है सवारी बिठाने का, उतनी ही सवारी बिठाएं, उससे ज़्यादा सवारी ना बिठाएं।
स्पीड लिमिट का पालन करें। हर जगह स्पीड लिमिट डिस्प्ले किया जाता है, उससे ओवर स्पीडिंग से गाड़ी न चलाएं एवं जहां आपको रोका जा रहा है वहां रुकें, बात सुने एवं उसके बाद ही अपने आगे की यात्रा करें। बिल्कुल। जो भी जो ऑटो के ड्राइवर हैं, ख़ास करके उनके लिए भी है कि जब आप ट्रैफिक में अगर एक दूसरा कोई फंस जाता है तो वहाँ पे सबकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि आप थोड़ा रुक जाएं। लोग रुकना नहीं चाहते, उनको लगता है पहले हम जाएंगे और इस पूरे चीज़ में हर कोई लेट हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी निभाएं। अगर आप पुलिस को सपोर्ट करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपके लिए खड़ी है। आप हमेशा ये याद रखें कि आप डर से हेलमेट ना पहने, आप डर से कमरे वहाँ पे तो पुलिस खड़ी है तो हम थोड़ा सा स्लो चलाते हैं, फिर हम फास्ट कर दिए, अरे वहाँ पुलिस खड़ी है तो चलो डबल हेलमेट लगा लेते हैं, फिर बाद में चूँकि बाल ख़राब हो जाएंगे आपके तो फिर कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें डर से ना करें। समझिए कि 2 मिनट के अंदर अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप ऑन द स्पॉट रह जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर आपके घर का क्या होगा, फिर आपकी फैमिली का क्या होगा। थोड़ा ये सोचें। फिर आगे सर रुख करते हैं हम कि जब हम बात करते हैं ये आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब वो चलते हैं, आपने अभी कैमरे की बात करी और कभी कभी ऐसा होता है कि गलत कट गया चालान। नंबर की भी बात हो रही थी कि कभी ऐसा होता है कि नंबर प्लेट के आगे मिट्टी लगी हुई है या फिर ऐसा है कि विजिबल नहीं है तो कुछ और ही रीड कर लिया। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है? मैम, जैसे कि आपने कहा कि अगर नंबर प्लेट गलत रीड कर लिया गया है, कोई ह्यूमन एरर हुआ है, बिल्कुल संभव है कि कुछ एरर हो सकता है, लेकिन इसका परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। इसके लिए हमने एसपी ट्रैफिक ऑफिस में ग्रीवेंस सेल बनाया है। DSP 3 है हमारे 94-318-20-414 में पुनः रिपीट करना चाहूँगा, 94-318-20-414 उनका मोबाइल नंबर है। बिल्कुल आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं। हम लोग उस ग्रीवेंसेस को देखेंगे। यदि किसी ह्यूमन एरर के कारण गलत चालान निर्गत हुआ है तो हम लोग जो एक्चुअल वाहन है उसका कैमरा से पता लगाएंगे कि वास्तविक गाड़ी कौन सी थी एवं चालान को रिप्लेस करेंगे। साथ ही साथ यदि ह्यूमन एरर या मशीन एरर की वजह से बिल्कुल गलत चालान कटा है तो ऐसे मामलों में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। यदि कोई आदमी गलत नंबर प्लेट लगा करके घूम रहा है तो ऐसे मामलों की सूची तैयार की जा रही है जिन पर प्राथमिकी दर्ज की जा सके, तथा 2009 से पहले के ऐसे वाहन जिनका रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल अभी नहीं है, कोशिश कराया जा रहा है कि वो उन वाहनों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अवेलेबल हो। इसके लिए DTO ऑफिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। तो वैसे बच्चे या फिर वैसे लोग जिनको लगता है कि अरे गलत चालान कट गया या फिर मेरा तो नंबर ये था, ये रीड कर लिया, तो उसके लिए भी आपके लिए प्रावधान है। आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें, कोई चीज़ें गलत नहीं होगी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं लेकिन वो आपके लिए हर एक स्टेज पे लोग खड़े हैं। जब हम बात करते हैं सर यहाँ पे नंबर्स की बात हमने जब की और प्लेट्स जो भी चालान करते हैं उनकी बात करी, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो कहाँ जाएं जब वो रास्ते में हैं या फिर उन्हें लगता है कि मुझे कुछ कंप्लेन करना है तो हम पहले किसके पास जाएं। तो ऐसे लोग कहाँ पे जा सकते हैं? ट्रैफिक रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, पटना में 3 ट्रैफिक स्टेशन है। एक 0 माइल के पास हमारा बाईपास थाना है, गांधी मैदान के पास गांधी मैदान ट्रैफिक थाना है एवं दानापुर एरिया में शगुना ट्रैफिक थाना है। इन तीनों थानों में जो भी आपके नज़दीकी आप वहाँ जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अन्य कोई ग्रीवेंसेस है या आपकी बात को आपको लग रहा है कि नहीं सुनी जा रही है तो आप एसपी ट्रैफिक ऑफिस जो कि गांधी मैदान गेट नंबर 5 के सामने, बिल्कुल यहाँ आकर तीनों अपने अपने क्षेत्र के DSP 1, 2 एंड 3 से अपनी शिकायत कर सकते हैं या सीधा मेरे ऑफिस में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। बिल्कुल कि जो लोग जिनको लगता है ऐसा कि इस तरीके की प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कंसल्ट करें, आप किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी अप्रोच में ना जाएं। हम जब बात करते हैं सर कि लोग अक्सर बोलते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट बना है जो काफ़ी मज़ेदार हो आपके लिए भी, आपको भी लगता हो कि ये ऐसा कैसे हो गया? मैम, मैं तो अभी जैसे ट्रैफिक रिलेटेड जो इंसिडेंसेस देख रहा हूँ, हम लोग कुछ चीज़ें नहीं पब्लिक कर सकते, लेकिन कई बार जब चौक चौराहे पे खड़े होते हैं, लोगों को रूल्स
बताने के लिए हम लोग उनको समझाते रहते हैं। कई बार हम लोगों का उनसे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जबकि हमें बहुत पोलाइटली उन्हें बताना पड़ता है कि जो हम लोगों ने आपको रोका है आपकी सेफ्टी के लिए ही रोका है, ताकि पहले सामने वाला लेन क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग ये लेन क्लियर कराएंगे। कई बार हमें लगता है कि यदि हम इन्हें छोड़ दें तो ये दोनों लेन आपस में इतनी देर तक जाम में फंसे रहेंगे कि हर किसी का निकलना असंभव होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कहीं आपको रोका जा रहा है तो ज़रूर सामने की लेन को क्लियर कराया जा रहा है, ताकि आपकी लेन तेज़ स्पीड से आगे बढ़ सके एवं जल्दी से आप अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच सकें। इसके अलावा जब भी हम लोग चालान काटते हैं, किसी का चालान जनरेट करते हो, डेफिनेटली कोई आदमी उससे खुश नहीं होता। सबको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काटा है। तो कुछ लोगों से हमारा इस बात में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होता है। ऐसे लोगों में सीधे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अभी ये कर रहे हैं, जो कार्रवाई हम लोगों ने की है, इसके माध्यम से अभी तो कमेंट करना बहुत जल्दी होगा, लेकिन 6 महीने या 1 साल के बाद जब हम आंकड़े मिलाएंगे, हम देखेंगे कि जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन तेज कराया गया है, आप बिल्कुल पाइएगा कि एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी होती गई है। तो हमारा मकसद आपका चालान काटना नहीं है, हमारा मकसद है कि जो एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें फैटेलिटी हो या गंभीर रूप से जख्मी होना हो, हम ऐसे लोगों की संख्या कम से कम करना चाहते हैं। और अभी चलते चलते एक सवाल सर लेंगे कि जो जिगजैग, क्योंकि अक्सर हम युवाओं का ये राज्य है, अधिकांशतः युवा हैं, तो ये जो जिगजैग वाले जो युवा हैं, तो उनके लिए एग्जैक्ट क्या क्या उनका जो लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है, या फिर ऐसा क्या कुछ प्रावधान है उनके लिए? मैम, यदि उनके पास लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले तो ऐसे वाहनों को हम लोग जब्त कर रहे हैं अभी, एवं 25,000 रुपये का उन पर आर्थिक दंड है। लेकिन जिनका लाइसेंस है वे जिगजैग चला रहे हैं तो उनको अन्य पेनल्टीज़ का, जैसे रैश ड्राइविंग का, जो डेंजरस हो सकती है सामने वाले के लिए या अपनी जान के लिए, पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानने का, इन पर हम फाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों का लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए हम लोग DTO ऑफिस समय समय पर प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी सर। और आज जो हमारे दर्शक हैं और जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, उन्हें हमें लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और उनका जो आज ये सुबह है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हमारे शो में आने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, कार्यक्रम अंत पे है, तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? हमेशा की तरह हम पूछते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। और बताने के लिए आप जो है हमारा पता नोट करें, तो हमारा पता जो है स्क्रीन पे है, आप नोट कर सकते हैं। हमारा पता है निर्देशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।